नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो गए, नतीजे भी आ गए और नतीजे लगभग वही रहे जिसकी संभावना जताई जा रही थी, यानी एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जीत गए। 452 वोट उन्हें मिले और एनडीए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी चुनाव हार गए, उनको 300 वोट मिले। कुल 781 वोट पड़े, चूंकि 542 सीटें लोकसभा में है, एक सीट खाली है वहां पर। 239 वोट थे राज्यसभा में, वहां 6 सीटें खाली हैं। कुल 7 सीटें खाली थी। 788 वोट होने चाहिए थे, लेकिन 7 सीटें खाली हैं, तो उसकी वजह से 781 वोट थे। दोनों, चूंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के सदस्य वोट डालते हैं, चाहे वो मनोनीत सदस्य हों और चाहे वो निर्वाचित सदस्य हों। इन 781 वोटों में 452 वोट मिल रहे हैं सीपी राधाकृष्णन को, यानी एनडीए कैंडिडेट, और 300 वोट मिल रहे हैं बी सुदर्शन रेड्डी को। अब जो पहले जो संभावना जताई जा रही थी, जो संभावना ये थी, यानी जो एनडीए के अपने वोट थे, जो पार्टियां उनमें हैं और उनके जितने सांसद हैं, उस लिहाज से 424 या 25 वोट थे एनडीए गठबंधन के पास और 324 वोट थे इंडिया गठबंधन के पास। जब मंगलवार को मतदान हुआ तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन के जो 315 वोट हैं, उनके 315 वोट पड़े हैं। लेकिन ये 15 वोट निरस्त भी हो गए। 15 वोट जो है वो खारिज हो गए, यानी इनवैलिड हो गए, अवैध पाए गए। अवैध कैसे पाए गए, ये भी एक बड़ा सवाल है, और किनके वोट अवैध पाए गए, ये भी सवाल है, क्योंकि बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। एक दिन पहले दोनों ही गठबंधन के नेताओं को, सांसदों को ट्रेनिंग दी गई कि कैसे वोट डालना है। और आपको पता है कि इसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, यानी जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनके नाम के आगे आपको 1, 2, 3 लिखना होता है। तो 2 ही कैंडिडेट थे, यानी पहले प्रेफरेंस का वोट आप किसको दे रहे हैं और दूसरे प्रेफरेंस का वोट किसको दे रहे हैं। इस तरीके से ये वोटिंग हुई और इसमें 15 वोट अवैध पाए गए। तो पहले तो बड़ा सवाल ये कि क्या 15 वोट जो अवैध हैं वो सारे के सारे इंडिया गठबंधन के वोट हैं। और दूसरी बात ये कि जो एनडीए के उम्मीदवार को 452 वोट मिले हैं, यानी 25 वोट के बजाय उनको लगभग 27 वोट, 26-27 वोट जो अतिरिक्त मिले हैं, वो कहाँ से मिले। उनमें 11 वोट तो वाईएसआरसीपी के हैं जो उनको मिले। वाईएसआरसीपी ने इनको समर्थन देने की घोषणा कर रखी थी, जो तेलंगाना की पार्टी है। और 14 वोट ऐसे रहे जो अनुपस्थित रहे, यानी उन्होंने वोट दिया नहीं। उनमें 4 सांसद थे बीआरएस के, ये 4 के चारों राज्यसभा के हैं, लोकसभा में कोई सांसद जीता नहीं है। 7 बीजू जनता दल के थे, ये भी राज्यसभा के सदस्य हैं। शिरोमणि अकाली दल के एक सदस्य और 2 पंजाब के ही निर्दलीय सदस्य रहे। तो 14 सांसद मतदान से बाहर रहे। मतदान से बाहर रहने का सीधा मतलब होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को, यानी एनडीए को फायदा पहुंचाना। खैर, ये उनकी अपनी सोच थी, उनको एब्सटेन करना था, उन्होंने किसी को नहीं दिया। हालांकि बीआरएस के नेता ने कहा था कि अगर नोटा का विकल्प होता तो वो नोटा को दबाते, लेकिन ये 14 लोग अनुपस्थित रहे। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो ये 12-14 अतिरिक्त वोट मिले हैं एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को, वो कहाँ से आए। यहाँ एक पार्टी के वोट को लेकर काफ़ी संदेह जताया जा रहा है, जो कि आप ध्यान दीजिए, अगर इंडिया गठबंधन के 324 वोट अगर गिने जा रहे थे चुनाव से पहले, 315 वोट पड़े हैं, ये दावा किया गया, तो ये 9 वोट किसके थे। अब 9 या 12 वोट उनमें से किसके रहे हों। ये कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है और उन्होंने जाकर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को वोट दिया है। हालांकि मतदान के बाद, मतदान के दौरान भी संजय सिंह का ये बयान आया था, आम आदमी पार्टी के सांसद, कि उनकी पार्टी के सभी उम्मीदवार, और माफ़ कीजिएगा, उनकी पार्टी के सभी सांसद वोट डालेंगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को। और पहले से भी उन्होंने ये घोषणा कर रखी थी और मतदान के दौरान भी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या उन्हीं की पार्टी के सांसदों ने, पूरे के पूरे सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी? क्या संजय सिंह ने खुद भी क्रॉस वोटिंग कर दी? और चूंकि ये गुप्त मतदान होता है तो कोई भी सांसद किसको वोट दे रहा है ये पता नहीं चलता है।
ऐसे में केवल जो संख्या बल के लिहाज से जो एनडीए में कम पड़ रहा है और जो एनडीए में जो बढ़ रहा है और इंडिया गठबंधन में कम पड़ रहा है, वो वही वोट है लगभग जो आम आदमी पार्टी के वोट हैं। आम आदमी पार्टी के 12 वोट हैं, 3 उनके लोकसभा में हैं और 8 जो है 9 राज्यसभा में उनके सांसद हैं। तो इन सांसदों की वजह से क्या जो बढ़ा है वोट एनडीए गठबंधन का, वो बढ़ा है। और आम आदमी पार्टी क्या वास्तव में बी टीम नहीं बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है। जो कुछ भी है, अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर ये जो आरोप लगते हैं वो और पुख्ता हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि विपक्षी पार्टियों में एक जो रही सही संभावना थी, विश्वसनीयता थी, वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। खैर, ये बात अपनी जगह है, लेकिन एक और सवाल ये है, अगर पिछले चुनाव से देखा जाए, जब जगदीप धनखड़ चुनाव जीते थे 2022 में, तब ये अंतर कहीं बहुत ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा था। और अंतर ज़्यादा था, उस समय एनडीए के पास सांसद भी ज़्यादा थे, एनडीए के पास खुद भारतीय जनता पार्टी के पास सांसद ज़्यादा थे। इस बार तो 240 सीटें ही केवल लोकसभा में उसके पास हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सहमी हुई थी दिल्ली में पिछले दिनों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के बाद से, उसको अंदर से ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्रॉस वोटिंग हो जाए। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता इससे सहमे हुए थे। प्रधानमंत्री जब कार्यशाला हो रही थी 2 दिन की, उसमें पहले दिन पूरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ बैठे रहे पीछे की सीट पर और इत्मीनान ये एश्योर होते रहे कि हाँ, हमारे जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए गठबंधन के, वो सारे के सारे इंटैक्ट रहे, क्योंकि काफ़ी कुछ उसी पे डिपेंड कर रहा था। अगर एनडीए के सारे सांसद मौजूद रहते तो तय था कि चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन डर ये था कि कहीं इनमें से कुछ छटक न जाए। छटकने की संभावना दिखाई पड़ रही थी तेलुगु देशम पार्टी में, क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आते हैं, तो वहाँ आंध्र और तेलंगाना की जो क्षेत्रीयता थी वो हावी हो रही थी, लेकिन वो नहीं आए और उनके वोट वो एनडीए के ही साथ रहे। जनता दल यूनाइटेड में भी ये लग रहा था कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, लेकिन वहाँ भी लगता नहीं है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। तो क्रॉस वोटिंग की जो संभावना दिखाई पड़ रही है वो आम आदमी पार्टी में दिखाई पड़ रही है कि उन्होंने इंडिया गठबंधन की बजाय वहाँ पर वोट दिया है। पर आम आदमी पार्टी वैसे भी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम वोट जो है हमारा बी सुदर्शन रेड्डी को जाएगा। अब वो गया या नहीं गया अलग बात है, लेकिन 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये 15 वोट जो इनवैलिड करार दिए गए, क्या वो वास्तव में ये वही वोट हैं जो इंडिया गठबंधन के वोट हैं। और दूसरी बात ये कि जितने वोट थे इंडिया गठबंधन के, वो सारे के सारे वोट पड़े हैं, 315 वोट, और उनमें से कोई भी पार्टी, कोई भी एक वोट इधर उधर नहीं गया है। कोशिश पूरी की गई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि सेंध लग जाए, छोटी छोटी जो कुछ पार्टियां हैं उनमें सेंध लग जाए, या फिर व्यक्तिगत तौर पर कुछ सांसदों को अप्रोच किया गया कि उनमें सेंध लग जाए। लेकिन ये महत्वपूर्ण खबर रही इंडिया गठबंधन के लिहाज से, और एक बुरी खबर रही भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कि किसी तरीके से वो विपक्षी वोटों में सेंध लगाने की उसकी कोशिश कामयाब नहीं होने पाई। और ये उसके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि ये जीत बड़ी होती थी। जिस तरह से जगदीप धनखड़ की भी जितने सांसद उनके पास थे उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा बड़ी वो जीत थी, लेकिन इस बार जितने सांसद रहे हैं लगभग उतने ही वोट उसको मिले हैं। थोड़े जो वोट मिले भी हैं वो बताया जा रहा है अगर ऐसा होता है तो ये सेंध भी इसको नहीं कहा जाएगा, यानी विपक्षी वोटों में सेंध लगाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। तो एक जो मैसेज है कि अब वो बात नहीं रह गई है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो कभी रहा करती थी, जो मैनेजमेंट हुआ करता था कि यहाँ पर सारे की सारी, आप देखे होंगे कि कैसे राज्यसभा की सीटें जीत ली जाती थी, कैसे विधान परिषद की सीटें जीत ली जाती थी, लेकिन वो चीज़ अब यहाँ बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ी है। और स्पष्ट हो गया है कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एकजुट है, उसकी एकजुटता का ये बड़ा परिचय मिला। हाँ, ये एक बात और भी है, जो बीजू जनता दल के बारे में कहा जा रहा था
कि वो उसकी नाराज़गी जिस तरह से दिखाई पड़ रही है, या इंडिया गठबंधन के साथ उसकी जो नज़दीकी दिखाई पड़ रही है, उसकी वजह से शायद वो इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए। दूसरी ओर बीआरएस के लिए और वाईएसआरसीपी के लिए कहा जा रहा था, ऐसा समझा जा रहा था, उसकी संभावना देखी जा रही थी कि शायद ये दोनों पार्टियां और जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की और छोटी पार्टियां हैं वो आ सकती हैं किसके साथ, इंडिया गठबंधन के साथ। लेकिन वाईएसआरसीपी तो चली गई एनडीए के ही साथ, और बीआरएस जो है उसने अनुपस्थित रहने का फैसला किया। तो अगर ये वोट इधर आए होते, यानी बीआरएस के 4, वाईएसआरसीपी के 11 है, और इधर बीजू जनता दल के 7 और कुछ और भी जो वोट हैं, तो फिर नतीजा कुछ दूसरा होता। और उसके भी भीतर जिस तरह की संभावना दिख रही थी कि क्रॉस वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के भीतर हो सकती है, लेकिन ये भी तय रहा कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। ये जो खबरें थीं, इसका मतलब उन खबरों में दमखम नहीं था। और दूसरी बात ये कि इंडिया गठबंधन भी पूरी तरह से मजबूत रहा इस चुनाव में, और एक भी वोट इसका इधर से उधर नहीं गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है इंडिया गठबंधन के एकजुट रहने की, क्योंकि इसके पहले जिस तरीके से पूरी कोशिश की गई थी उसको देखते हुए अगर यहाँ पर सेंध नहीं लग पाई है तो इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी भी है। और दूसरी बात ये कि आने वाले दिनों में उसके लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि जिस तरह से पिछले 10 साल उसने शासन किया है, अब वो समय समाप्त हो गया है, अब उस तरह से यहाँ पर नहीं चलने वाला है। तो बहुत कई सारे संदेश दे गया है, कई सारे राजनीतिक संदेश दे गया है। आने वाले दिनों में किस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी उनके बारे में भी बहुत कुछ कह गया है ये चुनाव परिणाम। इन सब के बावजूद उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब कहाँ हैं, उनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जब जीत हुई है सीपी राधाकृष्णन की तो उनका एक पत्र सामने आया है जिसमें उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर दें।